आज की कहानी एक प्लेन क्रैश की, जिसे हवाई दुर्घटनाओं का टाइटैनिक कहा जाता है। एयरबस 330 मॉडल का एक प्लेन, जिसमें उन्नत तकनीक वाला ऑटो पायलट सिस्टम मौजूद था। इस कदर उन्नत कि टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच पायलट को सिर्फ 3 मिनट प्लेन हैंडल करने की जरूरत पड़ती थी। 1992 में अपनी पहली फ्लाइट से 2009 तक इस मॉडल के किसी प्लेन के साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन फिर एक रोज एयर फ्रांस का इसी मॉडल का एक प्लेन बीच हवा में अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता था कैसे। 2 साल की खोज के बाद मिले ब्लैक बॉक्स से असलियत सामने आती है प्लेन के आखिरी 4 मिनटों की कहानी, जो जितनी हैरत अंगेज थी उतनी ही डरावनी भी। साल 2009 तारीख 31 मई, ब्राजील के रियो डी जेनेरो एयरपोर्ट से एयर फ्रांस का एक प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन का मॉडल एयरबस 330, फ्लाइट संख्या 447 था। टेक ऑफ के वक्त घड़ी में समय हुआ था शाम के 7:30। करीब 10.5 घंटे की इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन था। इसे पेरिस का डी गॉल एयरपोर्ट पर जाना था। एयर फ्रांस का नियम था कि 10 घंटे से ज्यादा की किसी भी फ्लाइट में पायलट को बीच में ब्रेक लेना होगा। इस वास्ते उस दिन प्लेन में 3 पायलट थे, कैप्टन मार्क डुबवा और 2 फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट और पियरे बोनेन। डुबवा इनमें सबसे अनुभवी थी, जबकि डेविड रॉबर्ट सबसे कम अनुभवी। क्रू को मिलाकर प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। रात के करीब 1:30 बजे प्लेन ब्राजील के एयर स्पेस से निकलकर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने लगता है। कैलेंडर में तारीख बदलकर 1 जून हो गई थी। अगले कुछ घंटे तक प्लेन एक ऐसे एरिया में उड़ने वाला था जहां रडार काम नहीं करते। पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल की राजधानी डाकार के नजदीक पहुंचते ही प्लेन दोबारा रडार की रेंज में आ जाता। लेकिन उस रोज जब 2.5 घंटे बाद प्लेन रडार पर नहीं दिखा, एयर फ्रांस के अधिकारी चिंता में पड़ गए। घंटे दिनों में तब्दील हुए और दिन हफ्तों में, लेकिन फ्लाइट 228 का कुछ पता नहीं चला। फिर चंद रोज बाद कुछ लोगों ने अटलांटिक में बहता हुआ प्लेन का एक मलबा देखा। बचाव दल ने समंदर से 50 से ज्यादा शव निकाले। करीब 150 लोग अभी भी गायब थे। इनकी खोज जारी थी, लेकिन जिस चीज को ढूंढना सबसे जरूरी था वो था प्लेन का ब्लैक बॉक्स। फ्रांस सरकार ने ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा दिया। यहां तक कि समंदर की तलहटी में सबमरीन भी भेजी गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। एयरबस 330 मॉडल के सैकड़ों विमान रोज उड़ान भरते हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी था कि प्लेन किस कारण क्रैश हुआ। क्या ऐसा किसी तकनीकी दिक्कत के चलते हुआ था? अगर हां, तो उस दिक्कत का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत जरूरी था। अधिकारी खोजते रहे, लेकिन 2 साल की कोशिश के बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। तब बुलाया गया उस ऑफिसर को जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला था। रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने अप्रैल 2011 में अटलांटिक के अंदर 4000 मीटर की गहराई में प्लेन का मलबा ढूंढ निकाला। साथ में ब्लैक बॉक्स भी था। इस ब्लैक बॉक्स में उन आखिरी 4 मिनटों की कहानी कैद थी, जिससे इस पहेली का खुलासा होने वाला था। क्या हुआ था इन 4 मिनटों में? चलिए जानते हैं। दिक्कत की शुरुआत हुई ठीक उस वक्त जब प्लेन के मुख्य पायलट मार्क डुबवा ब्रेक लेने के लिए अपनी सीट से उठे। यात्रियों को डिनर सर्व किया जा चुका था। डुबवा कॉकपिट के पीछे बने केबिन में नींद लेने के लिए चले गए और उनकी जगह डेविड रॉबर्ट ने ले ली। हालांकि प्लेन का कंट्रोल अभी भी फर्स्ट ऑफिसर पियरे बोनेन के हाथ में था। बोनेन सबसे कम अनुभवी थे, फिर भी डुबवा ने उन्हें फ्लाइट की कमान संभालने के लिए चुना। वैसे भी प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। टेक ऑफ से पहले ही प्लेन के कंप्यूटर में फ्लाइट पाथ डाल दी। इसके बाद सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा पायलट को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बोनेन आराम से प्लेन उड़ा रहे थे। तभी सामने उन्हें कुछ बादल दिखाई दिए। बाहर बिजली कड़कड़ा रही थी। इस रास्ते में ऐसा होना सामान्य था। कुछ देर में मौसम और खराब हुआ। कॉकपिट के शीशे पर अब बिजली की धारियां पड़ने लगी, जिसे उड़ान की भाषा में एल्मोस फायर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर एल्मोस फायर के चित्र देख सकते हैं। बिजली और बादल परेशानी नहीं थे, लेकिन ऐसा मौसम एक दिक्कत जरूर पैदा कर सकता था। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के अनुसार रात के 2 बजे प्लेन में झोरों की आवाजें आने लगी। ये आइस क्रिस्टल थे जो प्लेन से टकरा रहे थे।
आइस क्रिस्टल के टकराने से दो चीजें हुई। आइस क्रिस्टल ने प्लेन की बॉडी में लगे 3 सेंसरों को ब्लॉक कर दिया। ये सेंसर पायलट ट्यूब कहलाते हैं, जो तीनों पायलटों को प्लेन की स्पीड और भी बहुत सारे चीजों का अलग अलग डेटा मुहैया कराते हैं। जैसे ही ये सेंसर ब्लॉक हुए, प्लेन का ऑटो पायलट बंद हो गया। हालांकि ये किसी प्रकार की इमरजेंसी नहीं थी। पायलट बोनिन को सिर्फ इतना करना था कि प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल कर उसे अपनी स्पीड पर बनाए रखना था। कुछ देर बाद बर्फ पिघल जाती और ऑटो पायलट दोबारा ऑन हो जाता। लेकिन पता नहीं क्यों बोनिन ने अपनी सीट के बगल में लगी साइड स्टिक को तेजी से पीछे की ओर खींचा, जिससे प्लेन की नोक ऊपर की ओर हो गई। प्लेन ऊंचाई की ओर जाने लगा। यह पायलट की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। इसे गलती क्यों कह रहे हैं हम, इसके लिए आपको उड़ान संबंधी एक फेनोमेना को समझना होगा जिसे स्टॉलिंग कहते हैं। जब कोई प्लेन उड़ान पर होता है, आमतौर पर 2 प्रकार के प्रेशर उसे हवा में बनाए रखते हैं। पंखों के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है, जो पंखों को ऊपर की ओर उठाता है, जबकि पंखों के नीचे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर पंखों को ऊपर के ओर धकेलता है। प्लेन जब हवा में सीधा रहता है तो ये दोनों प्रेशर बराबर काम करते हैं और प्लेन का बैलेंस बनाए रखते हैं। अब देखिए कि तब क्या होता है जब प्लेन ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे में प्लेन की नोक तिरछी हो जाती है। हवा जिस एंगल पर पंख से टकराती है उसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाता है, पंख के ऊपरी तरफ बहने वाली हवा पंख से टकराकर छितरा जाती है और स्मूथ एयर फ्लो बरकरार नहीं रह पाता। अगर एंगल ऑफ अटैक एक क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर पहुंच जाए तो इसे प्लेन का स्टॉल होना कहते हैं। ऐसी हालत में इंजन चालू होने के बावजूद प्लेन नीचे गिरने लगता है। स्टॉल समझने के बाद अब जानते हैं उस रोज क्या हुआ। सेंसर पर आइस क्रिस्टल जमने से प्लेन का ऑटो पायलट बंद हो चुका था, लेकिन प्लेन में और कोई दिक्कत नहीं थी। बोनिन अगर उसे सामान्य रूप से उड़ाते रहते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने उसे ऊपर की ओर मोड़ दिया। बोनिन स्क्रीन पर नजर आ रही स्पीड को देख रहे थे, जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन उन्होंने इस डेटा पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था सेंसर में क्रिस्टल जमा होने की वजह से गलत डेटा पहुंच रहा है। असलियत कुछ और थी। कुछ ही मिनटों में सेंसर में जमी बर्फ पिघल चुकी थी। सेंसर सही काम करने लगा था। बोनिन और उनके साथी ने यह समझने में गलती कर दी। प्लेन जोर की आवाजें कर रहा था। दोनों ने इसका मतलब यह निकाला कि प्लेन की स्पीड काफी तेज है, जबकि सामने सेंसर उन्हें बता रहा था कि स्पीड कम होती जा रही है। स्पीड बढ़ाने के लिए बोनिन ने प्लेन की नोक ऊपर की तरफ बनाए रखी। प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई तक गया। इसके बाद स्टॉलिंग के चलते वो नीचे की ओर गिरने लगा। नतीजन प्लेन के अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होकर तेजी से बजने लगे। दोनों पायलटों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। बोनिन ने मुख्य पायलट मार्क डूबा को नींद से जगाया। डूबा उठकर आए, लेकिन उन्हें भी शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया। उनका ध्यान बोनिन के हाथ की तरफ नहीं गया, जो अभी भी कंट्रोल स्टिक को खींचे हुआ था। प्लेन का स्टॉल वार्निंग अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन जब तक डूबा इसका कारण समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। डूबा को जब तक गलती समझ आई, प्लेन और अटलांटिक की सतह के बीच सिर्फ 10,000 फीट की दूरी बची थी। 2:14 पर वॉइस रिकॉर्डर ने पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए। डूबा बार बार चिल्ला रहे थे, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्लेन सीधा अटलांटिक सागर में गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेन में सवार 228 लोगों में से एक की भी जान नहीं बच पाई। फ्रांस सरकार ने प्लेन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने माना कि इस प्लेन हादसे की वजह पायलट की गलती थी, लेकिन उड़ान विशेषज्ञों की दूसरी राय थी। फ्लाइट 447 हादसे पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में एविएशन स्पेशलिस्ट डेविड ली ऑटोमेशन की सनक को इस हादसे का कारण मानते हैं। डेविड ली के अनुसार विमान कंपनियां विमानों को ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक बनाने पर जोर दे रही है। ट्रेनिंग के दौरान भी यही जोर रहता है कि पायलट ऑटोमेटेड सिस्टम पर अधिक से अधिक निर्भर रहे। ऐसे में पायलट मैन्युअल मोड का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और पायलट्स को अलग अलग परिस्थितियों में प्लेन उड़ाने का बहुत कम अनुभव मिलता है।
इमरजेंसी की स्थिति में ये अनुभव ही सबसे ज्यादा काम आता है। मशीनों पर अत्यधिक निर्भर रहना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। ये प्लेन हादसा इस बात का उदाहरण था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।